हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसके पीछे रीज़न होता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ठीक है, सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इग्नू के पेपर को लेकर है, क्योंकि हॉल टिकट जारी कर दिया गया है इग्नू की तरफ से। तो बच्चों के पेपर्स पास में हैं, बल्कि उन बच्चों के पेपर भी हैं जो बैक आए थे। ठीक है, इनफैक्ट मैं कुछ स्टूडेंट को जानती हूँ जो बैक हैं। तो ये सभी के लिए वीडियो बनाया मैंने, उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो इग्नू के एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है, तो और जो बैक स्टूडेंट हैं वो मोस्टली जो स्टूडेंट बैक हैं वो किस में है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप लोग थिंकर्स को जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी थिंकर नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट दे सकते हैं, मैं फिर से उसको डाल दूँगी। प्लस ये है, जो वेस्टर्न थिंकर्स के मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग जितना नोट्स मैंने उसमें डाला आप लोग उतना ही पढ़ लोगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, इससे आपको 10 ईयर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैंने PDF जो वीडियो अपलोड की हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर को देख के ही अपलोड किए हैं कि उसमें कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। इनफैक्ट मैंने जो पेपर दिया था वो पेपर की उस पेपर को देख कर भी मैंने उसमें वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, तो आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और आज का जो वीडियो होगा ये MED 002 का सिर्फ एक यूनिट लिया मैंने इसका, सिर्फ समझाने के लिए। क्या कि कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, फाइनल ईयर के थे वो, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि मैम जो टाइम कम है पेपर के लिए इग्नू के, तो हम ऐसा क्या करें जिससे पढ़ सकें ईजिली। ठीक है, और टाइम भी बचे और पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो मैं बता दूँ उनको, मैं बता दूं कि आप जब पढ़ रहे हो, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, तो आप पूरी इग्नू की बुक नहीं पढ़ सकते, कोई नोट्स नहीं बना सकते। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, 10 ईयर का सहारा लेते हैं। ठीक है, जो कि कुछ वो 10 ईयर उनके लिए है जो कहीं जैसे कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे फैमिली मैटर है, कुछ भी है। ठीक है, तो उनके लिए 10 ईयर लास्ट टाइम पे आप पढ़ लो, पेपर दे दो, ऐसा है। ठीक है, बट आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो। कुछ होते हैं स्टूडेंट जो डिग्री लेना चाहते हैं बस, ठीक है, जो पढ़ना नहीं चाहते, बस पास हो जाएं और डिग्री ले लें। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ भी पढ़ते हो आप तो अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा होगा ना, आपके लिए अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो 10 ईयर का सहारा अब नहीं लेते, लास्ट टाइम पे बच्चे वही लेते हैं क्योंकि पढ़ा नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, प्लीज़ आप 10 ईयर का सहारा ना लें। और अभी टाइम कम है तो मैं उसके लिए भी बता देती हूँ आपको कैसे पढ़ोगे कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। ये बिल्कुल वही ट्रिक बता रही जो मैंने पेपर में अप्लाई किया था। ठीक है, तो इसका मैंने जो MED 002 का है, इसका मैंने 14 यूनिट लिया है। ठीक है, और इसमें आपको मैं बता दूं, जो इसमें लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डालूंगी। जो पेपर 2020 का है वो मैंने लिया है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ, आज देख लेना आप लोग। और क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर लूँगी आप लोगों को कैसे करना है कैसे नहीं। और अगर फिर से कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर डालने हो तो आप मुझे कमेंट दीजिए, तो मैं ज़रूर डाल दूँगी। ठीक है, और होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा उन बच्चों के लिए जो मोस्टली किसी ने पढ़ा नहीं है लेकिन लास्ट टाइम है तो मैनेज करना पड़ता है। तो उनके लिए ट्रिक है, एक तरफ से मान सकते हो, ये एज अब ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। लाइक लास्ट टाइम पे किस तरह से पढ़ के आप बच सकते हो, अच्छे नंबर भी ला सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। होप कि वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं, चलो आगे चलते हैं। इसमें आपको सिर्फ वही देखने को मिलेगा, एक मेन हेडिंग का इस्तेमाल करके उसमें सब पॉइंट्स आपको कैसे बनाना है। ठीक है, वो इसमें मैंने सिर्फ एज ए चार्ट आपको दिखाया है कि क्या क्या आपको करना है पेपर के थ्रू। और पेपर से पहले आपको सिलेबस कवर करने का ट्रिक है ये। ठीक है, देखो, और ये जो भी मैंने लिखा है चार्ट में ये बाकायदा पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि मेरे पेपर में आ गया, चाहे पीछे पेपर में प्रीवियस ईयर में आया तो नहीं आएगा, आएगा, ऐसे ही आएगा। जो मैं बता रही हूँ सिर्फ ऐसे ही आएगा। ठीक है, आप लोगों ने करना भी है, पढ़ना भी है। और देखो मैंने कैसे बनाया ट्रिक, और मेन हेडिंग सब हेडिंग का इस्तेमाल करके, तो आप इस तरह से पूरी इग्नू की बुक कवर कर सकते हैं। और आप ऐसा कर सकते हैं कि सब हेडिंग मेन हेडिंग बना करके आप क्या करोगे कि जो भी पूरी बुक है, जैसे कि मैंने क्या किया था जब मेरा पेपर था, तो मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ हेडिंग्स का इस्तेमाल किया, हेडिंग लिया और मैंने देखा कि मुझे उसमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। राइट, तो इस तरह से क्या हुआ, हेडिंग मैंने इग्नू की बुक से लिया लेकिन लिखा मैंने क्या, जो मुझे समझ थी इस बारे में। ठीक है, और मैंने पूरी बुक को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 या फिर 15 पेजेस में पूरी बुक को समराइज़ कर लिया था। पूरी बुक के हेडिंग्स टाइटल जो भी थे मैंने सब लिख लिए थे। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो, सतत विकास के संकेतक, देखो सतत विकास के संकेतक अगर पेपर में आता है, इनफैक्ट आएगा ही, आता क्या है, आएगा। ठीक है,
तो अगर सतत विकास को हमें देखना है कि सतत विकास वाकई में है, अस्तित्व दिख रहा है उसका, तो किन चीज़ों को देख के आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे सतत विकास है? तो इन चीज़ों को, गरीबी अनुपात है, चाहे भोजन सुरक्षा है, स्वास्थ्य पोषण है, एजुकेशन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और लिंगवार जीवन है, और शिशु मृत्यु दर। ये चीज़ें जहाँ पे सही होंगी, ठीक सही से मात्रा में दिखेंगे, वो हमें क्या लगेगा, वहाँ पे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूर है, ठीक है। लेकिन अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हमें कमी देखनी है, तो वहाँ पे भी अगर हमें इन्हीं चीज़ों को देखना है, क्या कि गरीबी कैसी, वहाँ की भोजन सुरक्षा कैसा है, शिशु मृत्यु दर कैसा है, तो हम वहाँ के सतत विकास को डिफाइन कर सकते हैं, है और नहीं है, दोनों में, ठीक है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। देखो, लेकिन सतत विकास को प्राप्त करने के लिए चुनौतियां भी हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, ठीक है, जिसमें आबादी को भोजन प्रदान करना। आपको अच्छे से पता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, राइट। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रदान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। इस चीज़ को सुनिश्चित करना, ठीक है। प्लस जल की तलाश करना। आपको अच्छे से पता है कि भविष्य में जल की बहुत कमी हो जाएगी, इसीलिए अभी भी आप लोग जल को सेव रखें, ठीक है। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही जल का इस्तेमाल करें, बिना वजह पानी को इधर से उधर ना गिराएं, ठीक है। चुनौतियाँ, अगला क्या है, पर्यावरण ह्रास। आप देख रहे हो पर्यावरण ह्रास किस तरह से हो रहा है, सब हमारे वजह से हो रहा है, ठीक है। देखो एक चीज़ नोट कर लेना कि इन्वायरमेंट को मनुष्य चेंज करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि इन्वायरमेंट से मनुष्य इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर पाएगा, बल्कि मनुष्य को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना होगा, राइट। तो हमें इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करना, बल्कि हमें इन्वायरमेंट के अनुकूल होकर चलना है। इन्वायरमेंट जैसे जैसे एक्टिविटी कर रही है वैसे हमें करना है, ये नहीं कि इन्वायरमेंट को काट करके, पेड़ पौधों को काट करके, पर्यावरण का ह्रास करके हम अपना विकास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें अपने विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन आप देख रहे हो, अभी रिसेंटली में उत्तराखंड में जो ग्लेशियर गिरा है, आप लोगों ने देखा उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे कारण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन इसीलिए हो रहा है क्योंकि पर्यावरण में इतने प्रदूषण हो गए हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को काट देना, है ना, पशु पक्षियों, आप एक बारी को देख लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप बताना मुझे कि जो पशु पक्षी होते हैं, ठीक है, वो माइग्रेट करके दूसरे देशों में चले जा रहे हैं, राइट, इसके पीछे रीज़न क्या है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपको पता हो तो आप मुझे ज़रूर आंसर करिए इसका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो, इसी का जो 14 यूनिट है उसी में ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कराया है। भोजन उत्पादकता, आजीविका उपलब्धता, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? जहाँ पर क्या होगा, रोजगार और आय की उपलब्धता होगी, जहाँ गरीबी नहीं होगी, जहाँ अपर्याप्त सुविधाएं नहीं होंगी, कार्यस्थल पर भेदभाव नहीं होगा और प्रवासन की समस्या नहीं होगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, भोजन और आजीविका दोनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है, ठीक है। देखो ये हेडिंग है, तो ये इसके सब पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आता है भोजन और आजीविका की उपलब्धता डिफाइन करें, तो आप क्या बोलोगे, ये आपके बुलेट पॉइंट हो गए। इन बुलेट पॉइंट्स को आप ऐसे बराबर में डाल के इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। इनके अंतर्गत आप जो भी मतलब चीज़ें लिखना चाहो लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं है जो भी चीज़ें का मतलब कि आप गाना लिख के आ गए, नहीं, इससे रिलेटेड चीज़ें आप लिखोगे, राइट। आगे चलते हैं। देखो, स्थायी भोजन सुरक्षा को कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को अपना सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो उनका संरक्षण करके हम क्या कर सकते हैं, स्थायी भोजन को स्थायी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, राइट। आप इसके सूचक देखो क्या हैं, जो स्थायी भोजन के सूचक हैं, देखो कितने हैं, 2 4 6 7 हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। पहला क्या है, फलीदार फसल का प्रतिशत। फ्रेंड्स, होता है ना कि मौसम के अकॉर्डिंग हमें फसल का उत्पादन करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसे फसल उगाएं कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे और फसल भी अच्छी हो, ठीक है। तो दोनों का ख्याल रखें। अगला क्या है, उगाया गया कुल क्षेत्र, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर की खेती की जा रही है, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन यहाँ मतलब हो गया कि आप फसल उगाते हैं तो उसका कितना प्रतिशत आपको मिलता है, कितना प्रतिशत आपका नुकसान होता है, राइट। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन कितना हो रहा है, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है, भावी जल सतही क्या है, भावी उपयोग के लिए जल क्या है। फ्रेंड्स, ये पूछे जाते हैं पेपर में, राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे अंदाज़ा लगा के बना दिया फिर कुछ भी बना के डालूँ, नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, अगर हमें सतत विकास में स्थायी भोजन को सुरक्षित करना है तो उसके 3 चरण हैं। कैसे हो सकता है, जहाँ पे भोजन उपलब्ध हो, आजीविका चलाने के लिए रोजगार हो, स्वास्थ्य और दीर्घायु हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर इन तीनों को मिला के आप बोलोगे ये क्या है, तो आप कह सकते हो इसको क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
आर्थिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को अगर हमें सुनिश्चित करना है तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आत्मनिर्भरता की नीति अपनानी होगी। पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाना होगा। आर्थिक व्यय को कम करना होगा। WTO की भूमिका को इसमें भागीदारी बनाना होगा। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होगा। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा को अगर हमें कायम करना है तो आगे देखो, आर्थिक सुधार के अगर हम आर्थिक सुधार करते हैं तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं? क्षेत्रीय समानता बनी रहेगी, मूल्य स्थिरता रहेगी, फसल में वृद्धि होगी और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। ये सिर्फ मैं आपको एक आपके दिमाग में एक डायग्राम फ्लो चार्ट आपके दिमाग में डालना चाह रही हूँ कि आपको इस तरह से इग्नू की बुक को कवर करना है। आप ये देखो, जो 14 यूनिट है कम से कम एटलीस्ट 10-15 पेजेस का है। ठीक है, जिसमें मैंने कवर कितने कर दिया है? 3 पेजेस में मैंने उसको कवर कर दिया है। ठीक है, वो भी इसमें। बाकी अगर कॉपी का पेज होता तो मैं एक ही पेज में कवर कर देती पूरे यूनिट को। ठीक है, इसी तरह से आपको भी करना है। अब देखो, गरीबी उन्मूलन और भूखमरी, इनको दूर करने के लिए हमें क्या उपाय अपनाने होंगे? तो देखो, नीति और कार्यक्रम के माध्यम से हम गरीबी उन्मूलन को दूर कर सकते हैं। भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं। सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध करा करके, सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करके, किसके? लोगों की। ठीक है, अगला है पर्यावरण की सुरक्षा पर बल दे करके। सबसे बड़ी बात, जो भी भूखमरी है, ठीक है, कमज़ोर लोगों की स्थिति और उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करके हम गरीबी उन्मूलन और भूखमरी को दूर कर सकते हैं। राइट, आगे देखो, एक बेसिक नीड्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक नीड्स, क्या होते हैं? तो आप देख लो, अगर बेसिक नीड की डेफिनेशन पूछी जाती है तो देखो, जहाँ पे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खाद्य सुरक्षा है, पेयजल और आवास है, इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक नीड्स। ये एक बुनियादी आवश्यकता है जो सबकी है, ये नहीं कि किसी एक की, सबकी आवश्यकता है। क्या? शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य, खाद्य होना चाहिए, पेयजल और आवास। ये एक बेसिक सा नीड्स है हर लोगों के लिए जो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, आगे चलो, मानव संसाधन विकास और शिक्षा। मानव संसाधन विकास का लक्ष्य क्या है? ये देखो, शिक्षा उपलब्ध कराना, शारीरिक और मानसिक दोनों। राइट, आगे देखो, सामाजिक असमानता समाप्त करना, अवसर की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, रोगों से बचाव करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह से प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे कि अभी देख लो, कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें सभी, ऐसा नहीं है कि किसी एक देश में है तो कोई एक ही देश प्रयत्न कर रहा है, नहीं, सभी देश मिलके कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। राइट, तो इसी तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होना चाहिए। सामाजिक असमानता मतलब क्या है? जाति के आधार पर, लिंग और रंग, त्वचा, इन सब के आधार पर बिना भेदभाव के लोगों को अवसर प्रदान करना। ठीक है, आगे देखो, इसी में आप पढ़ोगे अमर्त्य सेन की संकल्पना, तो उन्होंने देखो किस पे बल दिया? प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया है, राजनीतिक भागीदारी पे बल दिया है, आर्थिक अवसर पर बल दिया है और मानव क्षमता में वृद्धि की बात की है। राइट, अब देखो, सामाजिक संगठन का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो सामाजिक संगठन का उद्देश्य देखो, सभी के अधिकारों की यह रक्षा करता है, भेदभाव को समाप्त करता है, अवसर की समानता को सुनिश्चित करता है, भाईचारा को बढ़ावा देता है, सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, भिन्नता का सम्मान करता है। भिन्नता का सम्मान का कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आप किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी भी भाषा के हों, ठीक है, उन सब का सम्मान किया जाएगा। कमज़ोर और वंचित वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। राइट, ये सामाजिक संगठन के उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे देखो, और ये आपका है MED 002 का फर्स्ट यूनिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब आता है पेपर में तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है जो नॉर्मल सी बुक में है, और दूसरा ब्रटलैंड रिपोर्ट को आपको उसमें ऐड करना है। 1987 के आवर कॉमन फ्यूचर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई है, आप वो भी कोट कर सकते हो, तो इससे नंबर अच्छे आते हैं। राइट, तो जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड आप वो कोट कर सकते हो। ब्रटलैंड रिपोर्ट आयोग में कौन सी डेफिनेशन दी गई आप उसको कर सकते हो। आप खुद भी अपनी तरह की डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके लक्ष्य देखो क्या है? समता तथा न्याय को सुनिश्चित करना। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, विविधता का सम्मान करना, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी तकनीकों की खोज करना, संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना। ये किसका लक्ष्य है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सबसे पहला यूनिट है आपका, और पेपर में यही एक क्वेश्चन बनता है आपका कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, इसको किस तरह से हम कायम कर सकते हैं। तो आपको इतनी ही बातें लिखनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन लिखने के लिए ब्रटलैंड आयोग को आप ऐड कर दो, ब्रटलैंड रिपोर्ट को। ठीक है, रिपोर्ट जिसका 1987 का क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या, आप वो दे दो। इसके लक्ष्य देख लो, या फिर इसका उद्देश्य देख लो, यही है। इसके अलावा आपका एक ही क्वेश्चन बनता है आपका पेपर में। ठीक है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और भी अगर आप कहोगे तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के डाल दूँगी आपको, जो हेल्पफुल हो आपके लिए। लेकिन ये सिर्फ बनाया है कि आपको एक मदद मिल सके, एक डायरेक्शन मिल सके कि कम टाइम में आप किस तरह से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। देखो ये MED 002 का है, पेपर है 2021 का, राइट। तो सतत विकास की परिभाषा लिखी तथा उन्हें किन्हीं 4 उद्देश्यों की सूची बनाई। तो सीधी सी बात है, मैंने बता दें इसकी परिभाषा आपको क्या लिखनी है। ब्रटलैंड रिपोर्ट को ऐड करना है और कॉन फ्यूचर को, प्लस इसके 4 उद्देश्य बनाने हैं। तो अभी मैंने कितने उद्देश्य बताए, देखो 1 2 3 4 5 6 उद्देश्य बताए हैं, जिसमें से आपको 4 ऐड करने हैं और 4 ऐड करके आप उसको डिफाइन कर सकते हो। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र उपागम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इस उपागम को लागू करने के लिए 4 कार्यवाही की सूची कीजिए। सी फ्रेंड्स, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को अपनाने के लिए, ठीक है, किस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र में आपको क्या पढ़ना है, जो पारिस्थितिकी उपागम है आप उसमें क्या पढ़ोगे कि कितने तरह के आंदोलन हुए हैं पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। आगे देखो पारंपरिक ज्ञान को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य और औषधि के में इसके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। उसके बाद है पारिस्थितिकी ग्राम किसको कहा जाता है, इनके महत्व की चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स ये सब A to Z आपके बुक में है, आप कहोगे तो मैं सॉल्यूशन करवा दूंगी इसका, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ मैंने डाला है कि आप देख लो पेपर को, ठीक है। आगे देखो धारण क्षमता संप्रत्ति की व्याख्या कीजिए तथा इसके कुछ खतरों की सूची बनाइए, राइट। प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता के लिए आवश्यक किन्हीं 5 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है उस परिस्थिति को बताना है, राइट। और अगला है पर्यावरण तथा समाज पर औद्योगिकरण के 5 प्रभाव। औद्योगिकरण जानते हो आप लोग, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, प्रदूषण हो सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आप ऐड कर सकते हो। जीवन शैली उत्पादकता उपभोक्तावाद में आपको क्या करना है कि अगर आप कोई सामान ले रहे हो तो भी देख सोच समझ के लो, कोई टेक्नोलॉजी अपना रहे हो वो भी सोच समझ के लो, खान पान कर रहे हो वो भी सोच समझ के करो। ये जीवन शैली आपकी। सतत विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका आपको सुनिश्चित करनी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमंडलीय प्रयासों में बाधाओं की चर्चा कीजिए। आप भारत के संदर्भ में देखोगे तो बहुत सारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आंदोलन किए गए हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन में सरदार सरोवर परियोजना है, ठीक है। उत्तराखंड का जो चिपको आंदोलन था वो है, कावेरी आंदोलन है। तो बहुत सारे आंदोलन जो आप कर सकते हो और ये आंदोलन पूछे जाते हैं पेपर में, राइट। जो भी आप सीधे से, जैसे कि आप चिपको आंदोलन ले लो तो आप क्या करो, उसके कारण लिखो। पहला सबसे पहले उसका परिचय डाल दो, देन उसका कारण लिखो, फिर उसका परिणाम लिखो क्या हुआ, देन आप कंक्लूजन दे दो। कंक्लूजन दे दोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 50 मार्क्स में पेपर है आपका 2 घंटे का, राइट। इसमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि आप लोगों के हॉल टिकट में क्या लिखा गया। हॉल टिकट में जो भी लिखा वो गलत है। आपको पेपर में पता चलेगा हॉल में कि आपके पेपर कितने मार्क्स में आ रहे हैं, ठीक है, और कितने घंटे के हैं, राइट। आगे देखो अगला क्वेश्चन है विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य असमानता के किन्हीं कारकों की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत अच्छे से पता है कि एक डेवलप्ड और एक अंडर डेवलप्ड जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो अनइक्वालिटी है वो किस कारण से है, राइट। तो आप अच्छे से बताइए कि किस कारण से। सबसे पहली बात, जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें उसके अंतर्गत क्या है, जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत निर्भर है। सबसे बड़ी असमानता ये है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप डिफाइन कर सकते हो। अगला है भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए जनहित मुकदमों द्वारा निभाई गई भूमिका का किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा प्रकाश डालिए। आप किन्हीं 2 उदाहरण डाल सकते हो, चिपको आंदोलन डाल दो, नर्मदा बचाओ आंदोलन डाल दो और इसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। आगे देखो ADB क्या है, किन्हीं 4 लक्ष्यों को उल्लेख कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण क्यों होना चाहिए, व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको इसमें बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद क्या बनाएं इसके संरक्षण, इसका संरक्षण होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मृदा अपरदन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन इसका ले सकते हो, राइट। जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर आप यहाँ देख के सोच समझ सकते हैं और आप कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको कोई इशू है या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को अपलोड करूँगी, राइट। और मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।